नमस्कार साथियों, मैं आनंद पवार आप लोगों को हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूं। हम लोग पहले जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसके अंतर्गत हमने हिंदी व्याकरण को शुरू किया था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण विचार। हमने क्या पढ़ा था? वर्ण विचार। वर्ण विचार हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वर्णों की संख्या के बारे में, स्वर के बारे में, और इससे पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने स्वर के जो भेद होते हैं उसको पढ़ा था। यानी रचना के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, ये हम लोग स्वर पढ़ चुके हैं। और यदि किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देखें और क्रमबद्ध तरीके से ये वीडियो देखते जाए, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ सके। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर के अन्य जो भेद है उसके बारे में। तो 3 भेद हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम चौथे का अध्ययन करेंगे। नंबर 4 पर है जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। रचना के आधार पर स्वर जो थे वो 2 प्रकार के थे। उसके बाद हमने पढ़े थे उच्चारण या उच्चारण स्थान के, ये उच्चारण या मात्रा के आधार पर, जिसके अंतर्गत जो थे 2 प्रकार के और 3 प्रकार के, उच्चारण या मात्रा के आधार पर हमने जो स्वर पढ़े उसमें 3 प्रकार के। और उसके बाद में हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान के आधार पर कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होता है। आज हम पढ़ेंगे जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर जो स्वर है वो होते हैं 3 प्रकार के। जीभ के आधार पर स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जैसे मान लो ये हमारी जीभ है, जीभ से सबकी बात लंबी होती है, तो ये जीभ है। इस जीभ के 3 भाग होते हैं। ये जीभ का अग्रभाग, तो इसको कह देंगे अग्रस्वर। ये जीभ का मध्य भाग, तो इसको कह देंगे मध्य स्वर। और ये जीभ का पीछे का भाग, तो इसको कह देंगे पश्च स्वर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीभ के 3 भाग होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जीभ के जो हमने 3 भाग मानते हैं उसी के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। जीभ के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जब हम जीभ वर्णों का उच्चारण करते हैं, स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि उच्चारण करते समय जीभ का कौन सा भाग है उसमें काम आ रहा है। तो जीभ का जब आगे का भाग काम में आए तो उसे हम कहेंगे अग्रस्वर। जीभ का मध्य का भाग जब काम में आ रहा है उच्चारण करते समय, तो हम उसको कहेंगे मध्य स्वर। और यदि जीभ का पश्च भाग काम में आ रहा है उच्चारण करते समय, तो हम उसको कहेंगे पश्च स्वर। अब हम उच्चारण करके देखते हैं। ए के अंतर्गत जब उच्चारण करते हैं तो उसका जीभ का मध्य भाग काम में आता है, ए और आ। इसके अंतर्गत मध्य स्वर है जो ए और आ मध्य स्वर के अंतर्गत होते हैं। उसके बाद ई जो जीभ के अग्रभाग से, ई और ई। उसके बाद में ऊ, अंदर से ध्वनि निकल रही है तो जीभ के पश्च भाग से ऊ, ये ऊ। री का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ के इस अग्रभाग से। और ई से वो क्या बने? ए और ऐ। तो ए और ऐ का उच्चारण भी है जो यहीं से होगा, ए और ऐ। उसके बाद में ओ, ऊ और ऊ से मिलकर बनते हैं, तो ओ और औ। इस प्रकार से जीभ के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के।
अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर के अंतर्गत ए और आ, अग्रस्वर के अंतर्गत ई, री, ए और ऐ, और पश्च स्वर के अंतर्गत उ, ओ और औ। इस प्रकार से जीभ के आधार पर ये 3 वेद हैं। इन तीनों वेदों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा अग्रस्वर है, तो 4 वर्ण दे दिए जाते हैं, उसमें से एक हमें उत्तर देना होता है। तो ये हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करके भी हम पता लगा सकते हैं कि इसका उच्चारण है वो जीभ के कौन से भाग से हो रहा है। यदि जीभ के अग्र भाग से हो रहा है तो अग्र स्वर के अंतर्गत, मध्य भाग से हो रहा है तो मध्य स्वर के अंतर्गत, और पश्च स्वर से हो रहा है तो पश्च स्वर के अंतर्गत। इस प्रकार से ये जीभ के आधार पर स्वर के प्रकार होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखें, अब इससे आगे जो अगला भाग हम लेंगे वो मुंह या तालु के आधार पर मुंह या तालु के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मुंह या तालु के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसके अंतर्गत इनमें से प्रश्न हमेशा कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है, तो इसका विशेष तौर से ध्यान दें। ये जो 4 प्रकार है इसको हम समझेंगे तो एक तो आता है नंबर 1 पर विवर्त स्वर, नंबर 2 पर आता है अर्ध विवर्त, नंबर 3 पर आता है संवृत्त स्वर, और नंबर 4 पर आता है अर्ध संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त स्वर। तो इस प्रकार से मुंह या तालु के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर, संवृत्त स्वर और अर्ध संवृत्त स्वर। अर्थात जब हम उच्चारण करते हैं उस समय हमारी मुंह की क्या स्थिति होती है उस आधार पर इन स्वरों का भेद किया गया है। तो विवर्त का मतलब होता है, इस विवर्त से तात्पर्य है यानी जिस वर्ण का उच्चारण हम कर रहे हैं उसमें मुंह जिसमें सबसे ज्यादा खुला रहता है, मुंह जिसमें सबसे ज्यादा खुला रहता है उसे कहते हैं विवर्त स्वर। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारा जो मुंह है वो सबसे ज्यादा खुला रहता है उसे हम क्या कहेंगे? विवर्त स्वर। अब हम वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिस वर्ण के उच्चारण करते समय हमारा मुंह सबसे अधिक खुला रहता है, वो कौन सा होगा? विवर्त स्वर। तो ऐसा जो है वो कौन सा होगा? सभी अपना उच्चारण करके देख ले। उच्चारण करने पर आपको स्वयं मालूम चल जाएगा कौन सा ऐसा वर्ण है जिसके अंतर्गत मुंह सबसे अधिक खुला रहता है। तो वो है आ। आ का जब उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह सबसे अधिक खुलता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? विवर्त स्वर। तो ये विवर्त स्वर के अंतर्गत एकमात्र वर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्ध विवर्त। अर्ध का मतलब होता है आधा। तो जिस वर्ण के उच्चारण में मुंह आधा खुला रहता है, मुंह आधा खुला रहता है, तो विवर्त का बात मतलब खुला रहना, और अर्ध विवर्त यानी आधा खुला होना। तो जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारा मुंह आधा खुला रहता है उसे अर्ध विवर्त कहते हैं। अब इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि इस अर्ध का हम ए लेंगे। अर्ध का हम क्या लेंगे? ए। अर्ध का हमने क्या ले लिया? ए। उसके बाद में विवर्त में वे जो आ रहा है, इस वे का ले लेंगे हम वृद्धि संधि। क्या ले लेंगे? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि से बनने वाले जो स्वर है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इस वे का हम क्या लेंगे? वृद्धि संधि। और इस वृद्धि संधि से बनने वाले जो स्वर है
एक तो है आई और एक है औ। आई और औ। ये वृद्धि संधि के जो स्वर है वो किसके अंतर्गत आएंगे? अर्ध विवर्त के अंतर्गत आएंगे। अर्ध विवर्त में कौन से आएंगे? वृद्धि संधि। मात्राओं की वृद्धि हो रही है तो इसमें वृद्धि संधि के अंतर्गत ऐ और औ। इस अर्ध का ए ले लिया और वैसे वृद्धि संधि से बनने वाले जो स्वर है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ए, ऐ और औ ये तीन है वो अर्ध विवर्त के अंतर्गत आते हैं। अब हम उसके बराबर के भागफल में लेते हैं अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में हम लेंगे गुण संधि से बनने वाले स्वर। गुण संधि है, उस गुण संधि से बनने वाले जो स्वर है वो किसके अंतर्गत आएंगे? अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आएंगे। तो इसके अंतर्गत गुण संधि से बनने वाले हैं ए और ओ। ए और ओ ये अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आएंगे। आगे सबके बाद समझ में। समृद्ध का मतलब है मुंह बंद। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुंह बंद हो उसे समृद्ध, और आधा बंद हो उसे कहते हैं अर्ध समृद्ध। अब पीछे जो वर्ण बच गए हैं वो सब किस पे चले जाएंगे? समृद्ध के अंतर्गत चले जाएंगे। तो कौन से रहेंगे? एक तो ई, उ और उ। ई उ। री को हमने इसमें किसी में नहीं लिया है, इस स्वर के अंतर्गत री को नहीं लिया गया है। तो विवर्त स्वर के अंतर्गत आ, अर्ध विवर्त स्वर के अंतर्गत जो वृद्धि संधि है उस वृद्धि संधि से बनने वाले जो स्वर है उसको इसके अंतर्गत ए, अर्ध का ए लिया गया है। वी यानी वृद्धि संधि से बनने वाले जो स्वर है वो आई और औ, ये अर्ध विवर्त के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में आता है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध के अंतर्गत गुण संधि से, यहाँ पर हमने ले ली वृद्धि संधि और यहाँ पर हम लेंगे गुण संधि। गुण संधि से बनने वाले जो स्वर है वो अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत ए और ओ ये गुण संधि से बनने वाले स्वर होते हैं। और उसके बाद में पीछे जो भी वर्ण बचे हैं वो सब इसमें ले लेंगे हम समृद्ध के अंतर्गत, क्योंकि परीक्षा के अंतर्गत इनमें से प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा विवर्त स्वर है या कौन सा समृद्ध स्वर है, कौन सा अर्ध समृद्ध है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। आगे से क्या समझ में। मुंह या तालु के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त, समृद्ध और अर्ध समृद्ध। विवर्त के अंतर्गत आ, अर्ध विवर्त के अंतर्गत ए का, अर्ध का ए लेंगे और विवर्त वैसे वृद्धि संधि से बनने वाले आई और औ। उसके बाद में अर्ध समृद्ध के अंतर्गत ए और ओ यानी गुण संधि से बनने वाले स्वर है जो अर्ध समृद्ध के अंतर्गत लिए जाएंगे, और पीछे जो है वो समृद्ध के अंतर्गत। इसको इस प्रकार से जब हम समझ लेंगे तो इसमें हमें रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि इन चीजों को जब हम रटेंगे तब कुछ समय बाद हम उसको भूल जाएंगे। इसलिए इसे रटना नहीं है, इसे समझना है, ध्यान रखना है कि इसको किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। आगे से क्या समझ में। चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब आगे देखें। अब हम आगे बात करते हैं नंबर 6 पर, जो है औष्ठ के आधार पर। किसके आधार पर? औष्ठ के आधार पर। औष्ठ यानी होठ। औष्ठ के आधार पर जो स्वर है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। औष्ठ के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 पर आता है वृत्ताकार और नंबर 2 पर आता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार और अवृत्ताकार।
यानी कि औष्ठ के आधार पर जो स्वर है वो दो प्रकार के हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जो ओठ है वो वृत्त की आकृति के हो जाते हैं तो उन्हें हम कहेंगे वृत्ताकार। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जो होठ है वो वृत्त की आकृति के नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं अवृत्ताकार। अब हम वर्णों का जब उच्चारण करेंगे तो वर्णों का उच्चारण करते समय हम ये देखेंगे कि जब हम ये वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कौन से वर्ण है जो वृत्त के आकार के होते हैं और कौन से वर्ण है जो वृत्त के आकार के नहीं हो रहे हैं। तो ए किसमें आ रहा है, ए का उच्चारण वृत्त नहीं हो रहा है, ओठ की आकृति तो नहीं होगा। आ नहीं हो रहा, ई ऊ आते ही होठ है जो वृत्त की आकृति के तो ये ऊ इसमें आ जाएगा, ऊ ये भी इसमें आ जाएगा। री तो ये री, और उसके बाद में आता है ए, वो भी इसमें आ जाएगा। आई वो भी इसमें आ जाएगा। ओ तो ये यहां आ जाएगा वृत्ताकार के अंतर्गत, और औ वो भी आ जाएगा वृत्ताकार के अंतर्गत। इस प्रकार से वृत्ताकार जो स्वर है वो कितने होते हैं, चार। कितने होते हैं, चार। और अवृत्ताकार है वो कितने होते हैं, सात। यदि कोई पूछ ले वृत्ताकार वर्णों की संख्या कितनी है या वृत्ताकार स्वर कितने हैं तो वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत चार और अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत कितने आएंगे, सात। इस प्रकार से औष्ठ के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। री जो है, इस री को अभी ऐसी भी चर्चा चल रही है कि री को स्वर के अंतर्गत नहीं गिना जा रहा है। इसके ऊपर भी कई ऐसा रिसर्च चलता रहता है कि भाई री को स्वर के अंदर माना जाए या नहीं माना जाए, क्योंकि री का जो उच्चारण होता है वो इस री के समान होता है, इसलिए इसके ऊपर चर्चा चल रही है। लेकिन अभी तक ये इसकी पूरी पुष्टि नहीं हो पा रही है, इसलिए हम इसको स्वर के अंतर्गत ही पढ़ते जाएंगे। तो अब देखो ये हो गए औष्ठ के आधार पर। आगे सबके बात समझ में, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब स्वर के भेद के अंतर्गत हम एक अंतिम रूप से ये पढ़ेंगे कि नंबर 7 पर जाति के आधार पर, किसके आधार पर, जाति के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं। आजकल इसमें से भी कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। जाति के आधार पर जो स्वर है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जाति के आधार पर स्वर है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर सजातीय और नंबर 2 पर विजातीय। सजातीय और विजातीय। स का मतलब होता है समान। स का मतलब क्या है, समान। यानी समान जाति के जो वर्ण होंगे, समान जाति के जो स्वर होंगे वो सजातीय स्वरों के अंतर्गत, और विभिन्न जाति के जो स्वर होंगे वो विजातीय के अंतर्गत। परीक्षा के अंतर्गत ऐसा ऑप्शन में दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन से वर्ण जो है वो समान जाति के हैं या कौन से वर्ण विजातीय हैं। तो समान जाति के यानी ए, आ, ये समान जाति के हैं। ई, ये समान जाति के हैं। उ, ये भी समान जाति के हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये ए और ए से मिलके आ बना है, ई और ई से मिलके ये बना है, उ और उ से, तो ये सब है जो समान जाति के हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सजातीय। और विजातीय के अंतर्गत जैसे ए आ गया और ई आ गया, ये दोनों अलग अलग जाति के हो गए। ई आ गया, ई आ गया,
ये दोनों भी क्या है, अलग अलग जाति के हैं। तो इस प्रकार से ये जाति के आधार पर भी स्वर है वो दो प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय है जो समान जाति के, और विजातीय जो है अलग अलग जाति के होते हैं। इस प्रकार से आज हमारा ये स्वर के जो भेद है वो समाप्त होते हैं। इस प्रकार से स्वरों को आप विभिन्न रूपों में पढ़ेंगे। स्वर के जो भेद हैं जो हमने पढ़े हैं रचना के आधार पर, वापस एक बार देख लेते हैं। स्वर के जो हमने भेद पढ़े थे रचना के आधार पर, उसके बाद में रचना के आधार पर जो थे दो प्रकार के। उसके बाद हमने पढ़ा था उच्चारण या मात्रा के आधार पर, जिसमें हमने पढ़े थे तीन प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण जो है उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से प्रारंभ होता है, यानी उनका उच्चारण कहाँ से निकलता है, उसके आधार पर हमने पढ़े थे कंठ है, तालु है, दंत है, ये औष्ठ है, मूर्धा है। और उसके बाद में जो ऐ, ए और ऐ और ओ और औ, ये दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बने थे, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान भी अलग अलग था, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ। और उसके बाद हमने पढ़े थे आज की क्लास के अंतर्गत जीव के आधार पर तीन प्रकार के थे, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उसके बाद हमने पढ़े थे मुंह है या तालु के आधार पर चार प्रकार के, विवर्त स्वर, अर्धविवर्त, संवृत और अर्धसंवृत। उसके बाद हमने पढ़े थे औष्ठ के आधार पर दो प्रकार के, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। और उसके बाद हमने पढ़े थे जाति के आधार पर सजातीय और विजातीय। सजातीय के अंतर्गत समान जाति के और विजातीय के अंतर्गत विभिन्न जाति के स्वर आते हैं। तो इस प्रकार से स्वर के विभिन्न भेद हमने पढ़ लिए हैं। अब हम अगले वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे व्यंजनों की। व्यंजनों का उच्चारण स्थान, व्यंजन है जो वो किस किस रूप में आते हैं, व्यंजनों के भी प्रकार है, तो उसका अध्ययन हम अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। आशा करता हूं आप सब लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सबको समझ में आ रहा है, और इसलिए वीडियो को लाइक करते रहें और आगे से आगे शेयर करते रहें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें।